हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी अपने बने स्वार्थी। प्रीति महसूस कर रही थी कि इस बार घर के वातावरण में कुछ धुंध सी छाई है, जिसके पार वह चाहकर भी नहीं देख पा रही है। माँ, पापा, भैया सभी धुंध के उस पार हैं और वह इस पार। कहाँ क्या बदला है वह सूंघ नहीं पा रही है, पर कुछ है जो असामान्यता की गंध दे रहा है। जब भी वे साथ बैठते हैं तो धुंध का रहस्य भी उनकी बैठक में शामिल हो जाता है। एक दो बार तो उसने स्पष्ट अनुभव किया कि पापा ने माँ को कुछ संकेत किया और माँ ने आंखों ही आंखों में उन्हें रोक दिया। लेकिन आज रात वह माँ के पास लेटकर लाड़ दिखाते हुए बोली, माँ आज मैं तुम्हारे पास सोऊंगी पहले की तरह। माँ ने उसे अपने पास खींचकर प्यार से कहा, आजा मेरी बच्ची, मेरे लिए तो तू अभी भी बचपन वाली सोन चिरैया ही है। माँ उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। फिर उन्होंने पूछा, बेटी ससुराल में सब कैसे हैं? अच्छे हैं, पर यहाँ जैसे थोड़े ही न हैं। मतलब तुझे परेशान करते हैं? नहीं माँ, मम्मी जी और पापा जी ठीक हैं, पर तुम्हारे जैसा कोई कहाँ। उसने माँ को बाहों में कसते हुए कहा, तुम मुझे बेड पर ही चाय दे देती थी, पापा अक्सर मेरे लिए समोसे ले आते थे। अब वहाँ मेरा ये लाड़ कहाँ? वहाँ तो सुबह उठकर सारे घर के लिए चाय बनाओ, तब खुद पियो, और कुछ खाने का मन हो तो मम्मी जी से निवेदन करो। प्रीति ने कहा, तो तू सास से निवेदन क्यों करती है? रमन से कह, उसने शादी की है तुझसे, उसकी जिम्मेदारी है कि तेरी जरूरतों को पूरा करे। पर माँ, मैंने उनसे कहा तो कहने लगे मम्मी से कहो, घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। माँ बोली, वाह भाई वाह, ये भी कोई बात हुई? मैंने तो इतना बड़ा घर देखकर तेरी शादी की थी, अब तू वहाँ खाने को तरसे? हद है। तू चिंता मत कर, हम लोग ऐसा करेंगे कि वे राह पर आ जाएंगे। माँ ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मतलब? प्रीति उठ बैठी। अरे तू 4 महीने मत जा, सब लाइन पर आ जाएंगे। माँ ने उसे उकसाया। लेकिन मैं तो रमन से 1 सप्ताह में वापस आने के लिए कहकर आई हूँ, प्रीति ने कहा। उसे माँ का यह सुझाव अच्छा नहीं लगा। ओहो बेटी, इंतजार से प्यार बढ़ता है, माँ ने समझाया। पर माँ, हम लोगों में तो प्यार है ही, और फिर मम्मी जी और पापा जी से मैंने कहा था कि मैं 1 सप्ताह में जरूर वापस आ जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ, अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वे लोग अहम हो गए हैं, माँ ने चेहरा फेरते हुए कहा। माँ के रूठने से वह दुखी हो गई। ओह माँ, ठीक है, कुछ दिन और रुक जाऊंगी। प्रीति स्वयं भी रमन से शीघ्र मिलने को आतुर थी, पर माँ के प्रेम को भी समझ रही थी। प्रीति ने रमन को फोन पर बता दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह 1 सप्ताह और रुकना चाहती है। रमन का मूड बिगड़ गया। उसने कहा था कि 1 सप्ताह में अवश्य आ जाना। उसकी मम्मी को अपनी भतीजी के विवाह में कानपुर जाना था, पर नई नई पत्नी थी। यह सोचकर कि हो सकता है उसकी माँ की तबीयत अधिक खराब हो, वह चुप रह गया। प्रीति अपने पुराने दिन जीने लगी। वही पुरानी मस्ती, 9 बजे तक सोना, बिना नहाए सीधे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना और मोबाइल पर दोस्तों से रिपोर्ट लेना और देना। 1 सप्ताह तो पलक झपकते ही बीतने को आया। प्रीति ने कहा, माँ, कल मैं रमन को बुला लेती हूँ। बेटी कुछ दिन और रुक जाती, वहाँ जाकर तो फिर उनकी चाकरी में लग जाएगी, माँ ने फिर कहा। प्रीति को पछतावा हो रहा था कि बेकार ही उसने कह दिया कि उसे ससुराल में यहाँ जैसा सुख नहीं है। उसने तो यूं ही माँ से दुलार दिखाने के लिए कह दिया था। माँ ने तो उसे हृदय से लगा लिया और उसे रोकने के बहाने ढूंढने लगी, जबकि ससुराल में सब ठीक ही था। वह जो भी करती थी नई वधू होने के कारण स्वयं ही करती, किसी ने उसे बाध्य नहीं किया था। रमन का प्यार तो वैसे भी मायके के सारे सुख आराम पर भारी था। उसने माँ का विरोध करते हुए कहा, माँ, हमारा नया रिश्ता है, अगर मैं ऐसे करूँगी तो न चाहते हुए भी हमारे रिश्ते में दरार आएगी, और हमें बुरा लगे तो कुछ नहीं। माँ के आंसू निकल आए, पर अब प्रीति भावना के जाल में और नहीं उलझ सकती थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं माँ, तुम लोग तो अपने हो, हमें जानते हो, पर वहाँ के रिश्तों की डोर अभी कच्चे धागों से बंधी है, पल भर की असावधानी से टूट सकती है। वही तो मैं कह रही हूँ, माँ ने उसकी बात का सिरा थामते हुए कहा। बेटा, उनसे तो तुम्हारा नया रिश्ता है, अब तो माया मोह भी नहीं है, तुम्हें यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, माँ समझाने लगी। प्रीति को कुछ समझ न आया कि आखिर माँ का संकेत किस ओर है। उसने माँ को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। माँ बोली, बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे विवाह में हमारा सारा जमा किया हुआ धन खत्म हो गया, पर उससे मेरे यहाँ रुकने से क्या मतलब?
तुम तो जानती हो कि प्रमोद की नौकरी नहीं मिल रही है। उसे दुकान खुलवाने में कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। हमारी जमा पूंजी पर तुम दोनों का समान अधिकार था, पर वह तो सारी की सारी तुम्हारी शादी में खर्च हो गई। फिर रुककर बोली, क्या अब यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम अपने भाई के बारे में कुछ सोचो? प्रीति को ग्लानि हुई कि उसके विवाह में घर की जमा पूंजी खर्च हो गई। उसने कहा, पर माँ, उन लोगों ने तो कोई मांग रखी नहीं थी। फिर मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ दिया। ऐसा था तो आप उतना भी खर्च न करती। अरे, मांग कोई खुलकर नहीं रखता, फिर दुनिया को दिखाना पड़ता है, और रस्म के नाम पर ही सही खर्च किया तो है ही। माँ, वह तो उन्होंने भी किया है, पर छोड़ो उस बात को। बताओ कि मैं क्या करूं? तुम कहो तो अपने गहने बेचकर प्रमोद की दुकान खुलवाने के लिए रुपए दे दूं? माँ बिगड़ गई। तेरे छटांग भर गहनों से तो दुकान की पगड़ी भी जमा नहीं होगी। फिर माँ, मैं क्या करूं अभी? रमन से भी नहीं कह सकती, वह क्या सोचेंगे? और थोड़ी बहुत की बात होती तो कहती भी। 5 लाख तो उनके पास होंगे भी नहीं। वो देंगे, बस तुम हमारी मान कर चलो। कैसे? तुम कुछ दिन ससुराल मत जाओ, और जब वे आए तो कह देंगे कि इतना धन लाओ। पर वे क्यों देंगे? नहीं देंगे तो हम उनके ऊपर दहेज लेने का आरोप लगा देंगे। क्या? प्रीति का मुंह खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब उन्होंने दहेज मांगा ही नहीं तो हम उन पर बेबुनियाद आरोप कैसे लगा सकते हैं? प्रीति को गुस्सा आ गया। पर बेटी, यह तुम्हारे भाई के जीवन का प्रश्न है। माँ, तुमने सोचा है कि उससे मेरे जीवन का क्या होगा? अरे, जब जेल जाने की नौबत आएगी तो वे तुम्हें भी रखेंगे, और हम जो कहेंगे वो भी करेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि दहेज के कानून लड़की के पक्ष में है। मैं किसी निर्दोष को, वो भी अपने पति और ससुराल वालों के साथ, ऐसा नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारा भाई दर दर की ठोकरें खाता रहे और एक दिन आत्महत्या कर ले। माँ ने भावना पासा फेंका। माँ, हम उसका कोई और रास्ता देख लेंगे। अरे, कोई और रास्ता होता तो हम तुम्हें यह सब झंझट करने को कहते क्या? प्रीति ऊहापोह में थी। उसका मन रमन के पास जाने को मचल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह माँ को कैसे मना करे। यह तो उसे समझ में आ गया था कि इसमें पापा और प्रमोद सभी की सहमति है। माँ तो मात्र राह है उस तक बात पहुँचाने की। सारी रात वह अंधेरी गुफा में भटकती रही। उसे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। कभी लगता वह रमन के हाथों में हाथ डाले खुशी में खिलखिलाती चली जा रही है कि अचानक किसी वस्तु से टकराती है, और जब वह झुककर देखती है तो चीख पड़ती है। वह उसके भाई प्रमोद का मृत शरीर है। प्रीति पसीने पसीने हो जाती है। कभी लगता रमन से हाथ बढ़ाकर पुकार रहे हैं। वह उनकी ओर हाथ बढ़ाती है कि कोई उसे बलपूर्वक पीछे खींच लेता है। तभी 2 पुलिस वाले आकर रमन के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। वह पुलिस वालों को रोकने बढ़ती है तो पाती है कि पीछे उसके सास ससुर भी हथकड़ी में जकड़े उसे घृणा से देख रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। सूर्य की पहली किरण ने उसके मन की धुंध को मिटा दिया। उसने निर्णय ले लिया कि वह सही का साथ देगी। सुबह उठते ही उसने दृढ़ स्वर में उद्घोषणा कर दी कि वह आज ही अपने ससुराल जा रही है। इस पर पापा ने गरज कर कहा, मेंढकी को भी पंख लग गए हैं। अभी कल तक हम ही तेरे सब कुछ थे, और आज उनसे मिले 2 दिन भी नहीं हुए, और उनके लिए मन में इतना दर्द। प्रीति ने आज तक कभी पापा का विरोध नहीं किया था, कभी ऐसा अवसर भी नहीं आया था, पर आज उसे पापा, माँ और प्रमोद भैया की यह योजना गले के नीचे नहीं उतर रही थी। उसने साहस करके कहा, पापा, क्या कोई और तरीका नहीं है भैया के जीवन यापन का? तो तुम्हें बताओ, मैं भी तो सुनूं कि कौन सी अमूल्य योजना है आपके दिमाग में। पापा ने व्यंग से कहा। पापा, मैं रमन से कहूंगी कि वह कुछ सहायता कर दें। प्रीति को रमन से कुछ कहने का मन नहीं था। उसे इस समस्या से उभरने का यही मार्ग दिखाई दिया। हाँ, और आपके रमन जी कितना दे देंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। वह भी दे न दे, प्रमोद ने व्यंग से कहा। प्रीति को क्रोध आ गया। उसने कहा, वे जितना भी दे वह उनकी भल मनसाहत होगी। इस लड़की को कोई शर्म हया नहीं रह गई है। अपने से बड़ों के सामने कल के बने पति की तरफदारी करने में लगी है। पापा दहाड़े। प्रमोद ने कहा, वैसे मैंने तुम्हारे ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है। तुम्हें तो बस पुलिस के सामने उनके अत्याचार और दहेज मांगने की कहानी पर स्वीकृति देनी है। प्रीति चौंक पड़ी।
बात इस हद तक पहुंच चुकी है, उसे अनुमान न था। उसे समझ न आया क्या करे। क्या रमन से यहाँ हो रही साजिश के बारे में बताए? वह कैसे बताए कि उसके अपने घर वाले ही उसके विरुद्ध कितना घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं। पर वह रमन को जानती ही कितना है। क्या वे उसकी बात पर विश्वास करेंगे? और कर भी लिया तो उसके घर वाले इस प्रकरण के बाद वे क्या उसे सम्मान देंगे? उसके समक्ष प्रश्न ही प्रश्न थे, उत्तर कोई नहीं। उसने फैसला ले लिया कि अपने घर वालों के लालच के लिए वह अपना और पति का जीवन नष्ट नहीं होने देगी। उसने चाहा कि वह मोबाइल से अपने पति को सब कुछ बता दे। प्रमोद बोला, मैंने मोबाइल का सिम निकाल लिया है। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा करोगी। तो क्या तुम मुझे बात भी नहीं करने दोगे? बात ही नहीं बहना, घर से निकलने भी नहीं देंगे। तुम्हें अपने ससुराल वालों से मुआवजा वसूलना ही होगा। नहीं मानोगी तो तुम्हारे उस प्यारे पति का एक्सीडेंट भी हो सकता है। पुलिस आई तो उसे कुछ नशा दे दिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खोई खोई सी बैठी रही। प्रमोद ने पुलिस से कहा कि पता नहीं मेरी बहन को उन्होंने क्या खिलाकर यह हालत की है। अब कौन भला यह मानता कि यह हरकत ससुराल वालों ने नहीं, उसके अपनों ने की है। उसे घर वालों की खुशबूस से ही पता चला कि रमन और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। फिर उन्होंने 5 लाख देकर समझौता कर लिया और अपने नाम हुए केस को वापस करवाया। अब प्रीति के ससुराल जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। घर में दिवाली मनाई जा रही थी और वह अपने सपनों की चिता जलते देख रही थी। माँ ने आकर उसके हाथ में प्रसाद रखते हुए कहा, ले, आज तेरे कारण ही तेरे भाई का जीवन संवर गया। ये उसकी दुकान के उद्घाटन की मिठाई है। प्रीति गुमसुम पड़ी रही। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू क्या सोचती है कि हमें तेरे सुख की चिंता नहीं है? कुछ समय रुक जा। हम तेरे लिए किसी दूर जगह पर रमन से अच्छा लड़का देखेंगे और तेरा विवाह कर देंगे। प्रीति कुछ न बोली, पर प्रीति का जीवन शून्य में विचरता रहा। कभी उसे रमन के साथ व्यतीत वे कुछ दिन याद आते जो उसके जीवन में प्रेम की कुल जमा पूंजी थी, तो विचारों में भी उससे आंखें न मिला पाती। वह तो उसे भी इस षड्यंत्र का हिस्सा समझता होगा। उसने सुना था कि रमन ने तो दूसरा विवाह भी कर लिया है। वह न तो विवाहिता थी, न विधवा, न तलाकशुदा, न कुंवारी। वह अपने चाचा के घर अनमने भाव से पड़ी रहती। एक दिन उसने देखा कि उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी की तैयारी में है। एक परिवार उसे देखने आया था। लड़के ने उसे देखा और पसंद भी कर लिया, लेकिन तभी धमाका हो गया। प्रीति ने तय किया कि आज वह चुप नहीं रहेगी। उसका बरसों का बंधा सब्र का बांध टूट गया। वह सभी के बीच बोलती चली गई। लोगों ने पाया कि वह तो अपने घर वालों के कच्चे चिट्ठे खोल रही है। एक एक बात, एक एक सच्चाई। उसने अपने शादी की असलियत, षड्यंत्र, माँ बाप, भाई के रंगे चेहरों को सबके सामने रख दिया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उस दावानल के सामने खुद को खड़ा कर सके। वह सब बोलती जा रही थी, मानो सबको सांप सूंघ गया था। दोस्तों, इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।